हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का पार्ट 3 करेंगे, जो आपका यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दे रहे हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों ऑलरेडी फिजिक्स का 2 पार्ट हो गया है। आज हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे और कल से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, वो भी 2-3 दिन में करेंगे। फिर बायोलॉजी को 2-3 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे। आपको पता है कि हर साल जब भी आपका ईपीएफओ का एग्जाम होता है तो लगभग 15 क्वेश्चंस आपका साइंस से आता है, ठीक है। इसलिए साइंस को डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। दोस्तों मेरा नाम राहुल बनवाल है, ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका वेव्स के बारे में, ठीक है। तरंग के बारे में मूल बातें देखेंगे। तो वेव क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र किया जाता है। ये एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है, एक तरह का विक्षोभ होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। कोई पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, बल्कि सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। उसको हम लोग वेव बोलते हैं। वेव जो होता है तरंग, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। मैकेनिकल वेव्स वो तरंग होता है जिसको जाने के लिए जिसके मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसको जाना है तो मीडियम जब तक नहीं रहेगा, कोई माध्यम नहीं रहेगा, तब तक वो वेव्स नहीं जाएगा। जैसे साउंड वेव है, जैसे वाटर वेव्स है, ठीक है। उसके लिए मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के साउंड वेव वाटर वेव नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखो वैक्यूम में निर्वात में मीडियम नहीं होता है, तो वहाँ पे हमको साउंड सुनाई नहीं देता है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा वेव्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके लिए मीडियम नहीं चाहिए। ये कहीं भी ट्रैवल कर जाएगा, कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे लाइट वेव्स है या रेडियो वेव्स। तो लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसके लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और मैकेनिकल वेव्स वो होता है जिसके लिए माध्यम चाहिए होता है। एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग और जल तरंग, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स का अगर टाइप देखें जिसके लिए मीडियम चाहिए, तो उसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, और दूसरे को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है दोस्तों, जो पार्टिकल होता है, ठीक है, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, राइट, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका वेव ट्रैवल करता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि देखिए वाटर वेव जो होता है, ठीक है, वाटर वेव क्या होता है, अगर हम बात करेंगे तो आपने पानी में कभी पत्थर मारे होंगे, तो आप देखेंगे जो वेव्स होता है वो बाहर की ओर ऐसे से जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई अगर प्लास्टिक है या कुछ है तो ये ऊपर नीचे जा रहा है। तो वेव्स तो सीधा सीधा ट्रैवल कर रहा है, लेकिन पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे ऐसे से ट्रैवल कर रहा है। मतलब दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ट्रांसवर्स वेव्स को अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं, जहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट का डायरेक्शन, कण का डायरेक्शन, ठीक है, और जो वेव्स का डायरेक्शन, तो दोनों परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है लाइट वेव्स और वाटर वेव्स, ठीक है। दूसरा होता है, यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि जो लाइट वेव्स होता है ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसके लिए नॉन मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है, लेकिन ये ट्रांसवर्स है। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करता है उसी डायरेक्शन में वेव भी करता है। जैसे साउंड है, तो मान ली हम यहाँ कुछ बोले हैं तो ये पार्टिकल इसको वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल आगे को वाइब्रेट करेगा, ये आगे को। तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और वेव भी जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो साउंड वेव्स होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, जहाँ पे पार्टिकल और तरंग का दिशा जो है होता है वो पैरेलल। इसका क्या मतलब हुआ, पैरेलल कंपन करता है, ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंग क्या हुआ, यहाँ पे कण और तरंग की जो दिशा होती है वो परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर जाती है, ठीक है, लंबवत जाती है, ठीक। अब देखिए कोई भी वेव को जानने के लिए कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे वेव में वेवलेंथ होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई वेव है, ये कोई तरंग है, तो वेवलेंथ क्या होगा, सबसे जो ऊपर का पॉइंट होगा उसको बोलते हैं क्रस्ट, और सबसे नीचे का पॉइंट बोलते हैं ट्रफ। ये क्या हुआ क्रस्ट, ये क्या हुआ ट्रफ। तो 2 क्रेस्ट के बीच में, ये क्रेस्ट हुआ के बीच में डिस्टेंस हो, या 2 ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस हो, इसको बोला जाता है वेवलेंथ। इसको लिखते हैं हम लोग लैम्डा से। तो लैम्डा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट, 2 क्रेस्ट के बीच में, या फिर 2 ट्रफ के बीच में डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। फिर अगला चीज़ है वेवलेंथ को बोलते हैं हिंदी में तरंग दैर्ध्य, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में कितना वेव जो है बन रहा है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। इसका यूनिट होता है पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड मतलब होता है 1/f। जब हम फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर देंगे, 1/f कर देंगे आवृत्ति को, तो हमको मिल जाएगा टाइम पीरियड। और कोई भी वेव का अगर वेवलेंथ अगर जानना है हमको, मतलब वेवलेंथ तो पता चल गया, अगर वेलोसिटी जानना है, उसका वेग जानना है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू जब लैम्डा कर दोगे तो हमको पता चल जाएगा वेलोसिटी,
ठीक है, वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया, सब चीज़ समझ में आ गया। तो वेवलेंथ क्या होता है, दो क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा होता है, वेवलेंथ होता है। आवृत्ति क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना बार हमारा वेव बन रहा है। टाइम पीरियड क्या होगा, अगर हम फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर देंगे तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। और वेलोसिटी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज वेव का प्रॉपर्टी, तो वेव का जो है अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, ऑलरेडी हम ये सब देख चुके हैं कुछ कुछ। रिफ्लेक्शन एक होता है परावर्तन, इसमें क्या होता है वेव, मान लो ये कोई सरफेस है, वेव यहाँ पे आया टकरा के जो वापस चला जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन होना। फिर एक होता है रिफ्रैक्शन, वेव आएगा मुड़ेगा नहीं, ये थोड़ा सा बेंड करेगा इस तरफ करेगा या फिर इस तरफ करेगा, नॉर्मल की तरफ करेगा, नॉर्मल की दूर करेगा, जिसको हम बोलते हैं अपवर्तन। इसके बारे में हमने कल अच्छे से देखा था। फिर है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई वेव मान लो जाएगा, अगर सामने उसका कोई ऑब्जेक्ट आ गया और उसका जो साइज है वो आपका लाइट के, जिस लाइट वो उस पर पड़ रहा है उस लाइट का वेवलेंथ के बराबर अगर इस पार्ट ऑब्जेक्ट, ये जो लाइट है और सामने कोई ऑब्स्टेकल है और इस ऑब्स्टेकल का जो डायमेंशन आयाम जो है अगर लाइट के वेवलेंथ के जो है बराबर है, तब लाइट क्या होता है इसके कॉर्नर के चारों तरफ बेंड कर जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन, विवर्तन। ठीक है, फिर इंटरफेरेंस या फिर सुपरपोजिशन क्या होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस मतलब दो वेव्स रहेगा, ठीक है, ये सुपर इम्पोज कर जाएगा, ठीक है, ऐसे तो जहाँ पे ये और ये मिलेगा, तो ये अगर मान लो एक वेव ऐसे जा रहा था और एक वेव ऐसे जा रहा था, तो अब देखो ये दो मिल के नया वेव जो बनेगा तो इसका जो हाइट होगा वो ऊंचा हो जाएगा, और इसका भी यहाँ पे ये दोनों मिलेगा तो इसका हाइट नीचे हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे मिला और यहाँ पे ऐसे मिला, मान लो इधर वाला वेव, ठीक है, एक मान लो ऊपर वाला वेव मिला और नीचे वाला मान लो ऐसा वेव मिला, तो यहाँ पे जो वेव होगा वो थोड़ा सा सीधा हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस या फिर सुपर पोजीशन। ठीक है, व्यतिकरण या अध्यारोपण। अगर दोनों सेम हाइट वाला मिलेगा, मतलब एक ऊपर वाला मिल रहा है, ये ऊपर वाला वेव और ये भी ऊपर वाला वेव अगर यहाँ पे मिल रहा है दोनों, तो इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजीशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहाँ कोई चीज़ बन रहा है, ऊंचा हो जा रहा है। और डिस्ट्रक्टिव क्या होगा, जब एक वेव यहाँ पे ऊपर वाला मान लो एक वेव ऐसे जा रहा था, ठीक है, और ये वेव मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो मान लो इस पोजीशन पे ये नीचे वाला पोजीशन है और ये ऊपर वाला पोजीशन है, यहाँ पे क्या होगा, दोनों को मिलने पे डिस्ट्रक्टिव हमारा इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा मोटा मोटी ध्यान रखना है। तो साउंड के बारे में अगर देखें तो साउंड के बारे में ऑलरेडी हमने कल देखा था, यहाँ पे जो कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं जो उसमें कवर नहीं किया गया था या फिर इम्पोर्टेंट है तो उसको देख लेते हैं। तो साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जाता है और वेव्स जिस डायरेक्शन में जाता है, दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है, समानांतर होता है। हम लोग जो सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को सुन लेते हैं। ऑडिबल रेंज इसको बोलते हैं, श्रव्य सीमा। सोनिक क्या होता है, जिसमें 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रासोनिक क्या होता है, अल्ट्रासोनिक जिसमें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड को अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। अगर हम एयर में साउंड का स्पीड देखेंगे तो 343 मीटर पर सेकंड होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव क्या होता है। डॉपलर प्रभाव, जब भी मान लीजिए कोई सोर्स है जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है और ऑब्जर्वर जो साउंड को रिसीव कर रहा है, दोनों में अगर रिलेटिव मोशन होता है तो हमको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देना चाहिए था वो सुनाई नहीं देता है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक है, दूर से कोई ट्रेन आ रहा है, तो जैसे जैसे वो ट्रेन आपके नज़दीक आती जाएगी आपका फ्रीक्वेंसी जो होगा साउंड का, जो आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा इस ट्रेन का हॉर्न का, वो बढ़ जाएगा। और ट्रेन अगर आपसे दूर जाती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी जो होगा साउंड का कम हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, रिसीवर, और जो हमारा सोर्स साउंड का सोर्स है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो जब भी स्रोत और प्रेक्षक की सापेक्ष गति होती है तो उसके कारण क्या होता है, जो साउंड आपको सुनाई देता है उसके फ्रीक्वेंसी में एपरेंट चेंज, आभासी जो है वो परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। अगर दोनों एक तरफ से पहुंच रहा है, मतलब साउंड का सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ जाएगा साउंड का, और अगर आपसे दूर जा रहा है साउंड का सोर्स तो फ्रीक्वेंसी जो होगा घट जाएगा। इसका एप्लीकेशन कहाँ है डॉपलर इफेक्ट का, ये आपका रडार में, सोनार में, ब्लड फ्लो को नापने में और वेदर फोरकास्टिंग में आपका जो है डॉपलर इफेक्ट का प्रभाव, हमारा डॉपलर इफेक्ट का यूज है। ठीक है, अब देखते हैं स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव्स क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए दो वेव्स जो है सेम एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड हमने देखा था, एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन, ये कोई वेव है, ये कोई वेव है, तो ये मीन पोजीशन हुआ,
तो मेन पोजीशन से कितना वो ऊपर है या कितना नीचे है, तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। तो जब दो वेव्स जिसका एम्पलीट्यूड सेम होगा और फ्रीक्वेंसी सेम होगा, मतलब एक साइकिल, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल जो कवर करेगा 1 मिनट में 1 सेकंड में वो बराबर होगा, ठीक है। अगर दो वेव्स अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है लेकिन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो जब वो मिलता है तो एक स्टेशनरी वेव स्थिर तरंग जो है वो बनता है। इसमें जो है नोड्स बनेगा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा और एंटी नोड्स, इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो स्टेशनरी वेव्स जो कब बनता है, तो जब दो वेव्स आपका सुपर पोजिशन होता है, मिलता है अपोजिट डायरेक्शन से, और अगर उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, आयाम और आवृत्ति सेम होती है, तब इसमें आपको नोड और एंटी नोड बनेगा। नोड में कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी विस्थापन नहीं होता है और एंटी नोड में आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। एग्जांपल क्या है स्टेशनरी वेव का, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो आप गिटार विटार बजाते हैं वो सब स्टेशनरी वेव्स का एग्जांपल है। या फिर एक ऑर्गन पाइप होता है, ठीक है, ये सब हम लोग साइंस में पढ़ते थे पहले, आपने भी पढ़ा होगा। तो बस यहाँ पे एग्जांपल याद रखना, वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑर्गन पाइप हो या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो सब स्टेशनरी वेव्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस को हिंदी में गूंज भी बोल सकते हैं। तो जब एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से जो फोर्स हमारा जो लग रहा है उसका फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तो एम्पलीट्यूड आपका बढ़ जाएगा। जैसे कि मतलब देखो एक कोई पुल है, ठीक है, पुल है, पुल पे जो मान लो शोल्डर जो एक साथ जा रहे हैं, तो सैनिक लोग कदम ताल करते हुए जा रहे हैं, लेफ्ट राइट, तो उसके कारण जो है जो फ्रीक्वेंसी से वो कदम ताल कर रहे हैं, और ये जो पुल है वो भी तो अपना, उसका भी अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पुल का भी है, और जो बाहर से वो बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसके कारण भी उसका फ्रीक्वेंसी है कुछ। तो जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी पुल का, जिस पे वो चल रहे हैं, ठीक है, या जिसको वो बजा रहे हैं, किसको बजा रहे हैं, पुल पे, ब्रिज पे, और पैर को, तो पैर का जो एक्सटर्नल फोर्स कौन हुआ, पैर, बाह्य बल कौन लगाया, पैर। तो पैर का जो फ्रीक्वेंसी है और जो पुल का फ्रीक्वेंसी है, अगर दोनों मैच कर जाएगा तब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। मतलब ये ऐसे वेव जा रहा था, ठीक है, और वो भी एक और कोई वेव है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो जो नया वेव बनेगा, दोनों नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हुआ और ये एक्सटर्नल फोर्स वाला हुआ, तो जो नया वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो बढ़ जाएगा, ऊंचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। और रेजोनेंस जब होता है तो ये इससे दिक्कत होता है, ठीक है। दिक्कत इस सेंस में होता है कि अगर एक साथ अगर उतने सारे सैनिक लोग जाएंगे, तो पुल जो होगा वो टूटने का कगार पे होगा। इसीलिए आप देखोगे पुल ये सब पे, ब्रिज पे जब भी सैनिक लोग जाते हैं तो एक साथ जो है वो लेफ्ट राइट कदम ताल नहीं करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा, फिर जो है पुल टूटने का टेंशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमको मान लीजिए कोई चीज़ को तोड़ना है, ठीक है, जैसे कि ग्लास को टूट जाता है, जब हाई पिच साउंड, जब भी तेज़ आवाज़ के साथ जो है वो आपका तेज आवाज़ कहीं पे पड़ता है तो शीशा टूट जाता है। आपने मूवी ये सब में भी देखा होगा। उसी तरह से हम ट्यूनिंग फॉर्क का एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो भी हमारे रेजोनेंस से ही रिलेटेड है। उसी तरह से जो हम राइट इंटरवल में, सही इंटरवल में जो स्विंग करते हैं, स्विंग को सही इंतराल पर जो धकेलते हैं, उसमें भी रेजोनेंस ये सब का प्रयोग होता है। तो रेजोनेंस आपको समझ में आ गया। दो वेव रहेगा, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला जो उसका अपना ऑब्जेक्ट का रहेगा, और बाहर से जो कोई फोर्स लगाएगा उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो दोनों जब इक्वल हो जाता है, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाता है तो लार्ज एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन होता है, तो उसी को हम लोग रेजोनेंस हम लोग बोलते हैं, ठीक। आपको एग्जांपल इसमें आ गया होगा। अब देखते हैं सिस्मिक वेव्स के बारे में, भूकंपीय तरंगों के बारे में। तो भूकंप तरंग नाम से ही पता चल रहा है किसके कारण प्रोड्यूस होगा, भूकंप से प्रोड्यूस होता है। तो भूकंप तरंग 2 टाइप का होता है, एक होता है पी वेव्स जिसको प्राइमरी वेव बोलते हैं, पी माने प्राइमरी, प्राथमिक तरंगे, ये सबसे पहले हमारा सरफेस पे पहुंचता है, इसलिए इसको प्राइमरी तरंग बोलते हैं। और एस वेव को सेकेंडरी बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी वेव के बाद पहुँचता है दूसरे नंबर पर, इसलिए इसको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, एस वेव बोलते हैं। तो पी और एस वेव, जैसे ही मान लीजिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ है ये, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए भूकंप आया, तो भूकंप जब आया तो ये पूरा हर डायरेक्शन से फ्लो करेगा, ठीक है, हर डायरेक्शन में भूकंप का जो वेव्स होगा वो निकलेगा। तो सबसे पहला वेव जो सरफेस पे पहुँचा वो कहलाया प्राइमरी वेव, और दूसरा वेव जो सरफेस पे पहुंचेगा थोड़ी देर बाद उसको कहते हैं सेकेंडरी वेव। तो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव जो है वो पृथ्वी के बॉडी के अंदर जा रहा है, पृथ्वी के शरीर के अंदर जा रहा है, सतह पे तो नहीं अभी जा रहा है। तो इसीलिए प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव्स को हम लोग बोलते हैं बॉडी वेव। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी वेव्स।
तो जब ये प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव सरफेस पे पहुंचता है तो एक नया तरह का वेव जनरेट होता है जिसको बोलते हैं सरफेस वेव, सतही तरंगे, ठीक है। और इसका एग्जांपल है एल वेव। तो एल वेव जो है वो आपका कौन सा वेव है, सरफेस वेव है, वो बॉडी वेव नहीं है। बॉडी वेव जो है वो पी और एस वेव है, ठीक है। तो जो पी वेव होता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, उसका प्रॉपर्टी साउंड वेव जैसा होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल होता है जिसमें वेव्स का पार्टिकल, ठीक है, वेव्स पार्टिकल का वेव्स सॉरी वेव का पार्टिकल, ठीक है, जिसमें जो वेव होते हैं उसके जो पार्टिकल होते हैं और वेव का जो डायरेक्शन दोनों जो है एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो पी वेव आपका कौन सा वो कैसा वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, ठीक है। और एस वेव जो होता है वो बाद में पहुंचता है, ये ट्रांसवर्स वेव होता है, इसको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, जहाँ पे पार्टिकल जो होता है वेव का और वेव दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। याद रखना है आपको, पी वेव जो होता है वो आपका सॉलिड लिक्विड दोनों मीडियम से जाता है, लेकिन एस वेव जो होता है वो आपका लिक्विड से नहीं जाता है। तो पी वेव जो होता है वो सॉलिड लिक्विड दोनों से जाता है और एस वेव जो होता है वो सिर्फ लिक्विड से, मतलब सिर्फ सॉलिड से जाएगा, लिक्विड से नहीं जाएगा। अगर हम बात करें कि सबसे खतरनाक कौन होता है, तो सबसे खतरनाक पी एस और एल वेव में से सबसे जो डेंजरस होता है वो होता है एल वेव। इसी के कारण जो आप देखते हैं बिल्डिंग गिर रहा है तो उसके कारण पी और एस वेव उसको खाली बिल्डिंग को कमज़ोर पकड़ता है, लेकिन बिल्डिंग जो धड़ाम से गिरता है सबसे खतरनाक तरीका से, वो कौन जिम्मेदार होता है, वो होता है एल वेव, जिसको हम लोग सरफेस वेव बोलते हैं, ठीक है। सरफेस वेव का एक एग्जाम्पल एल वेव है, ठीक है, जिसको एल मतलब लव बोलते हैं, लव, ठीक है। भूकंप को नापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं दोस्तों सिस्मोग्राफ, ठीक है। और इसके लिए अलग अलग स्केल भी होता है, एक रिक्टर स्केल होता है, ठीक है। रिक्टर स्केल से हम लोग नापते हैं कि वो जो वेव था वो कितना डैमेजिंग था, जो अर्थक्वेक था वो कितना डैमेजिंग था, ठीक है। उससे मैग्नीट्यूड पता चलता है रिक्टर स्केल से। और एक होता है हमारा मरकौली स्केल, क्या होता है, एक होता है रिक्टर स्केल और एक होता है मरकौली स्केल। तो मरकौली स्केल से हम लोग को पता चलता है इंटेंसिटी, कि वो वेव जो था वो कितना तीव्र था, और वो पता चलता है किससे, कितना उसने डैमेज किया। तो मरकौली स्केल से हम लोग को पता चलता है इंटेंसिटी के बारे में, और वो पता चलता है कैसे, कितना उसने डैमेज किया। और रिक्टर स्केल से हम लोग का वेव का मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता है कि कितना मैग्नीट्यूड का हमारा अर्थक्वेक आया, ठीक है। तो ये रिक्टर स्केल हो गया, ये हो गया मरकौली स्केल। मरकौली स्केल से हम लोग को इंटेंसिटी पता चलता है, तीव्रता, और रिक्टर स्केल से हम लोग को पता चलता है उसका कितना वो मात्रा का था, ठीक है। अब हम लोग वेव्स का उपयोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बताएं कि कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग रेडियो वेव्स या टीवी ये सब यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। उसी तरह से अल्ट्रासाउंड हम लोग यूज करते हैं मेडिकल में। सोनार और रडार हम लोग यूज करते हैं किस में, नेविगेशन के लिए, ठीक है। अर्थक्वेक के लिए अर्थक्वेक वेव्स हमने देखा, पी एस वेव, एल वेव करते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए भी आप देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब जो होता है उसमें साउंड वेव्स होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उससे ये सब क्वेश्चन हैं, आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक ग्रेविटेशन देखेंगे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। मूल बातें सबसे पहले देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले बताए थे आइजैक न्यूटन ने। तो आइजैक न्यूटन ने बोला था कि कोई भी जो मास होता है, कोई भी द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो दूसरे द्रव्यमान को जो है वो अट्रैक्ट करता है। एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को अट्रैक्ट करता है, और इसने इसके लिए जो है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है, जो बोलता है कि हर पार्टिकल जो यूनिवर्स में होता है वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और किस फोर्स से करता है, किस बल से करता है, तो F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जैसे एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो m1 जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है m2 को, और m2 जो है अट्रैक्ट कर रहा है m1 को, किस फोर्स से, तो ये इस फोर्स है जी बराबर हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। और m1 हो गया एक बॉडी का मास, m2 हो गया दूसरे का मास, बाई आर का स्क्वायर, आर मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो अगर मास हमारा बढ़ाएंगे हम किसी का भी m1 m2 का, फोर्स हमारा बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स हमारा घटेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के उल्टा प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें तो देखो हर जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस फोर्स से किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए G इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, G इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो G हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और G हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
सार्वत्रिक या सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। और m जो हो गया वो सेलेस्टियल बॉडी का मास हो गया, यहाँ पे हम लोग अर्थ का ले रहे हैं ग्रेविटी तो अर्थ लिख देते हैं। और r जो हो गया वो हो गया कि सेलेस्टियल बॉडी जो है का जो सेंटर है दूसरे से कितना दूरी पे है, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो गया Gm1m2/r², और G बराबर हो गया Gm/r²। G को ही बोलते हैं आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व का कारण त्वरण हम लोग इसको बोलते हैं। तो अगर हम G के बारे में बात करेंगे, G एक तरह का एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो G जो होता है वो सबसे अधिक होता है हमारा कहाँ पे, सेंटर पे। फिर सेंटर से हम जितना पृथ्वी के सेंटर से दूर जाएंगे ग्रेविटी हमारा बढ़ेगा। तो ग्रेविटी जो होगा वो ऊंचाई पे जाने पे हमारा घटता है, डिक्रीज होता है। अगर आप गहराई में जाएंगे, जैसे पृथ्वी का ये है, पृथ्वी के ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो जब हम उसके और नीचे गहराई में जाएंगे गड्ढा करके तो ग्रेविटी हमारा घटेगा, ऊंचाई पे जाएंगे तो घटेगा। फिर इक्वेटोरियल बल्ज, हमारा जो ग्रेविटी होता है, अब देखिए इसका जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर का डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा होता है ना, और पोल के तुलना में पोल का जो डायमीटर होता है वो कम होता है, इक्वेटर पे ज़्यादा होता है। हमने क्या देखा यहाँ पे आर देखा, आर क्या होगा डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ से देखें तो पोलर जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है और इक्वेटर डिस्टेंस बराबर ज़्यादा होता है। तो इक्वेटर पे अगर हम यहाँ पे अगर ग्रेविटी निकालेंगे तो हमारा आर जो होगा वो बड़ा होगा, तो जी जो होगा वो छोटा होगा, इसलिए इक्वेटर पे ग्रेविटी जो है कम आता है और पोल पे हमारा आर कम होगा तो ग्रेविटी अधिक होगा, ठीक है। तो मिनिमम होता है हमारा इक्वेटर पे ग्रेविटी और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पोल पे होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे या फिर पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, सरफेस के ऊपर, ग्रेविटी जो होगा वो हमारा घटेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, ग्रहों की गति। तो प्लैनेट के मोशन के बारे में, प्लैनेट की गति के बारे में न्यूटन ने भी बताया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, और जो हमारा केपलर के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उनके नियम के द्वारा जो है ग्रहों की गति डिसाइड होती है, ठीक है। और ये बोलते हैं कि जो प्लैनेट्स पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है अंदर की ओर, केंद्र अभिमुख बल जो होता है, ठीक है, वो बराबर होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। जिस रेट से सन जो है वो किसी चीज़ को खींच रहा है वो बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन प्लैनेट पे कितना जो है हमारा केंद्र अभिमुख बल लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सैटेलाइट के बारे में, उपग्रह के बारे में, ठीक है। तो उपग्रह वो सारा पिंड होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, सेलेस्टियल बॉडी, जो हमारा किसी भी प्लैनेट के चारों ओर घूमता है। तो ग्रह जो उपग्रह होगा वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है जो हम भेजते हैं यहाँ से, या फिर नेचुरल भी हो सकता है जो उसी से अलग होकर बना है। तो अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे तो ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, और किस कारण से घूम रहा है, पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण वो घूम रहा है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने ऑलरेडी देख लिया था, कक्षीय वेग, वो बराबर होता है v = √Gm/r, ठीक। जहाँ पे v हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी कि किस वेलोसिटी से हमारा सैटेलाइट जो है वो घूमेगा, ठीक है। g = हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m जो हो गया वो हो गया जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है। जैसे कोई हम सैटेलाइट इंडिया से मतलब पृथ्वी से छोड़े हैं तो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो यहाँ पे v = √Gm/r जो लें तो g तो हो गया वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे m क्या हो, किसका मास, क्या सैटेलाइट का मास, नहीं, सैटेलाइट का मास नहीं लेना है। सैटेलाइट जिसके चारों तरफ घूम रहा है, घूमेगा, उसका मास लेंगे, और r जो लेंगे वो हम लेंगे जिस ऑर्बिट पे हम उसको भेजे हैं, ठीक है, या भेजना चाहती है। हो गया पृथ्वी के, मान लो हम यहाँ पे इसको भेजना चाहते हैं, तो पृथ्वी के सेंटर से यहाँ पे का जो डिस्टेंस होगा वो होगा r। इस बॉडी का हम लोग मास लेंगे हम जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है, ठीक है, और हम लोग उससे निकालेंगे v = √Gm/r, ठीक है। तो आपको पता है कि जिस रेडियस पे हम उसको भेजना है, ठीक है, Gm/r, तो r जितना कम होगा वेलोसिटी को हमको उतना ज़्यादा, ठीक है, उतना ज़्यादा हमको स्पीड देना पड़ेगा छोटा रेडियस के लिए, क्योंकि छोटा रेडियस पे भेजना तो ज़्यादा फोर्स वो खींचेगा हमको, है ना। तो इसलिए जितना रेडियस, कम रेडियस पे हम किसी चीज़ को ऑर्बिट पे भेजेंगे तो उतना फोर्स जो होगा हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, कम के लिए ज़्यादा, ज़्यादा के लिए कम, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर हम नियर अर्थ देखें, अगर कोई सेटेलाइट अगर है वो पृथ्वी के नज़दीक अगर हम उसको रखना चाहते हैं तो उसका स्पीड जो होगा वो 7.9 km/s होगा। अगर बहुत ही ज़्यादा हम उसको स्पीड दे देंगे तो क्या होगा, वो सेटेलाइट पृथ्वी को निकल जाएगा, और उसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने देखा था वो कितना होता है पृथ्वी के लिए 11.2 km/s। मतलब कोई अगर सेटेलाइट को
हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड दे देंगे तो वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन को क्रॉस कर देगा और वो पृथ्वी पे दोबारा फिर वापस नहीं आएगा। उसी तरह से मून के लिए एस्केप वेलोसिटी पलायन पे कितना होगा 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब मून के सरफेस पे अगर हम सरफेस से कोई भी सैटेलाइट अगर हम फेंकेंगे जिसका स्पीड होगा 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो मून का सरफेस को क्रॉस कर जाएगा, ग्रेविटी को क्रॉस कर जाएगा और फिर मून पे वापस नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप के सैटेलाइट। पहला है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह वो उपग्रह होते हैं दोस्तों जिसका टाइम पीरियड 24 आवर होता है और वो पृथ्वी से आप कहीं से भी देखिए वो एक ही फिक्स जगह पे आपको दिखेगा और जिस डायरेक्शन में हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, हमारा अर्थ जो रोटेट पृथ्वी जो रोटेट कर रहा है वो हमारा वेस्ट से ईस्ट कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट की ओर पृथ्वी हमारा रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। ठीक है, तो पृथ्वी जो रोटेट कर रहा है सूर्य के चारों ओर वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रहा है। किधर से, वेस्ट से ईस्ट की ओर। और जब हम देखेंगे नॉर्थ पोल से अगर देखेंगे पृथ्वी को रोटेट करते हुए तो आपको ये काउंटर क्लॉकवाइज दिखेगा। वहीं अगर हम साउथ पोल से देखेंगे पृथ्वी को रोटेट करते हुए तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा और पृथ्वी अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रही है। तो उसी डायरेक्शन में ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी जो है वो रोटेट करता है और ये पृथ्वी के ऑर्बिटल प्लेन में होता है। जैसे ये हमारा पृथ्वी है तो ये इस इक्वेटर है, तो ये सैटेलाइट जो होगा और ये पोल है, तो सैटेलाइट ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करेगा। सैटेलाइट जो ये इक्वेटर है ना, तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, समझे, ये चीज़ हो गया। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन में ऑर्बिट रोटेट करेगा, 24 आवर ये लेगा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में और पृथ्वी जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और ये कितने हाइट पे हम लोग इसको रखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, तो पृथ्वी के सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर हम लोग रखते हैं। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का प्रयोग जनरली जो है वो कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए होता है। उसके बाद पोलर सैटेलाइट को हम लोग जो है, जैसे हमारा ये अर्थ है, ये पोल है, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है पोल की चारों तरफ। ठीक है, तो इसलिए इसको पोलर सैटेलाइट हम लोग बोलते हैं। ये रोटेट करता है ध्रुवों के ऊपर से। इसका ये ज़्यादा हाइट पे नहीं रखते हैं, 500 से 800 किलोमीटर के ऊपर रखते हैं और ये पूरे पृथ्वी को पार्ट बाय पार्ट में कवर करता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है ये, तो ये सैटेलाइट ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे करके वो पूरा पृथ्वी को ये कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ये पोलर सैटेलाइट का, ध्रुव उपग्रह का प्रयोग हम लोग करते हैं रिमोट सेंसिंग में, मैपिंग करने में, सर्विलेंस करने में या मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान में। ठीक है, अगर कोई चीज़ को नीचे से देखना है, सर्विलेंस करना, मैपिंग, तो सैटेलाइट नज़दीक होना चाहिए। इसलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर, उतना नज़दीक, उतना ऊपर से, उतना दूर से हम लोग को किसी भी चीज़ को सर्विलेंस करना, निगरानी रखना, रिमोट सेंसिंग करना, ये सब पॉसिबल नहीं है, मैपिंग करना। इसीलिए पोलर सैटेलाइट का प्रयोग जो है वो रिमोट सेंसिंग में, मैपिंग में, सर्विलेंस में या मेट्रोलॉजी ये सब में होता है। अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज देखें अभी तक, तो हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए देखो GSAT या इनसैट सैटेलाइट है। याद रखिएगा, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, वो रिमोट सेंसिंग के लिए, सुदूर जो है संवेदन के लिए, नेविगेशन के लिए हमारे पास नाविक है। जिस तरह से GPS है अमेरिका का, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस जो हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह से भारत का अपना रीजनल नेविगेशनल है ना, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, या इसको हम लोग IRNSS बोलते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, उसी तरह सैटेलाइट का प्रयोग मेट्रोलॉजी में, ठीक है, मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान और अर्थ ऑब्जर्वेशन में किया जाता है। मिलिट्री पर्पस के लिए भी स्पाई सैटेलाइट, जासूसी उपग्रह के रूप में भी सैटेलाइट का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वेटलेसनेस, भारहीनता। ठीक है, तो देखो भारहीनता का क्या मतलब होता है कि उसको कोई भार नहीं लग रहा है, मतलब हल्का लग रहा है, यह भार है ही नहीं, उसको ऐसा महसूस हो रहा है। तो जब भी एस्ट्रोनॉट, कोई भी जो है अंतरिक्ष यात्री, आपने देखा होगा फोटो में भी, वो तैरते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में, अंतरिक्ष में जो है वेटलेस उनको महसूस होता है, भारीण महसूस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया था, जो स्पेसक्राफ्ट का स्पीड होता है, ठीक है, और जो एस्ट्रोनॉट का स्पीड होता है, वो लगभग दोनों का एक ही साथ दोनों चलते रहता है। ठीक है ना कि नहीं, और दोनों में जो है फ्री फॉल होता है। ठीक है, दोनों का फ्री फॉल होता है। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट का भी और एस्ट्रोनॉट का भी। इसीलिए दोनों एक साथ जो है गिर रहा है नीचे, तो दोनों को क्या लगता है कि हम लोग का वेट कुछ है नहीं, मतलब फ्री फॉल कंडीशन में होता है। ठीक है,
और अपेरेंट वेट उनका 0 होता है क्योंकि कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता। जैसे ये देखो, ये हमारा स्पेस क्राफ्ट है और इसके अंदर एस्ट्रोनॉट है, तो दोनों जो है, दोनों पे हमारा क्या लग रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। ग्रेविटी तो है ही है ऊपर में, है कि नहीं है, ग्रेविटी पृथ्वी टान ही रहा है उनको, ठीक है। तो दोनों को सेम रेट से टान रहा है, इसीलिए वो दोनों को वेट नहीं लगता है। और यहाँ पे तो कभी वो सटता नहीं है, यहाँ पे सटेगा तब ना पृथ्वी यहाँ से नॉर्मल लगाएगा, ये हमारा स्पेस क्राफ्ट तब यहाँ से नॉर्मल लगाएगा, लेकिन नॉर्मल लगा ही नहीं रहा है। देखो कोई भी चीज़ अगर पृथ्वी मान लो m, इसका मास m है, इसका g है, तो पृथ्वी इसको किस रेट से खींच रहा है, mg। और यहाँ ये ठीक है, लेकिन अगर ये पृथ्वी से कांटेक्ट होगा तब नहीं यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे, आपको याद होगा मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में आपने देखा होगा, तो पृथ्वी का सरफेस ऊपर नॉर्मल लगाया, ठीक है, और इधर आपका mg लगाया, तो अभी हम लोग लिखते थे n बराबर mg, और n क्या होता था, नॉर्मल फोर्स होता था, और यही जो होता था वो वेट के उसके बराबर होता था। लेकिन जब कोई फ्लोट करेगा तो mg तो उस पर नीचे लग रहा है, लेकिन कोई भी उस पर जो है सरफेस पे कांटेक्ट नहीं है, और सरफेस पे कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल जो फोर्स है वो 0 है, मतलब वेट जो है वो 0 है, ठीक है। इस तरह से उसको लग रहा है, याद रखिएगा। तो अगर कोई किसी को, अगर हमारा एस्ट्रोनॉट को अगर भारहीनता लग रहा है तो उसका क्या कारण है कि जो स्पेस क्राफ्ट है और जो एस्ट्रोनॉट है दोनों फ्री फॉल कंडीशन में है, इसीलिए, ठीक है। अब कुछ भारत का इंडियन सेटेलाइट हम लोग देखते हैं। जैसे आर्यभट्ट जो था भारत का पहला इंडियन सेटेलाइट था। भास्कर सीरीज का सेटेलाइट हम लोग रिमोट सेंसिंग यूज करते थे, इनसाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता, संचार के लिए। IRS जो है वो रिमोट सेंसिंग के लिए, इसका नाम ही है इंडियन रिमोट सेंसिंग। फिर GSAT जो है वो कम्युनिकेशन के लिए। चंद्रयान मंगलयान जो है वो आपका ग्रही मिशन है, चंद्रयान चंद्रमा के लिए है और मंगलयान मंगल मार्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर है नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म, ठीक है। चुंबकत्व का हम लोग बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको पता है कोई भी चुंबक जो होता है वो आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सिर्फ लोहा को नहीं करता है, कोबाल्ट को भी करता है, निकल को भी करता है। कोई भी मैग्नेट में, परमानेंट मैग्नेट जो होता है कोई भी मैग्नेट में, उसमें 2 पोल होता है, एक नॉर्थ होता है, साउथ होता है। अगर एक साथ अगर आप कोई पोल को ले जाएंगे, नॉर्थ को नॉर्थ के साथ या साउथ को साउथ के साथ, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित होगा। और अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ ले जाएंगे, साउथ को नॉर्थ के साथ, मतलब अनलाइक पोल्स, वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। पोल्स को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। कोई मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों हो सकता है। उस मैग्नेट का आप कितना भी टुकड़ा कर दीजिए, कितना भी टुकड़ा, जो भी छोटा से छोटा टुकड़ा में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। मतलब कोई भी ऐसा मैग्नेट आप नहीं है, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं कि जो आपका होगा जिसमें सिर्फ एक ही पोल होगा, कोई एक ध्रुव वाला मैग्नेट नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड, देखो कोई भी मैग्नेट जो है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, एक क्षेत्र क्रिएट करता है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया जाता है किससे, फील्ड लाइन से, ठीक है, क्षेत्र रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। तो जो अगर फील्ड लाइंस, ये मान लो कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो जो फील्ड लाइंस होता है वो नॉर्थ पोल से जाता है। तो मैग्नेट की अगर हम बाहर बात करेंगे तो फील्ड लाइन नॉर्थ से जा रहा है और साउथ की तरफ मूव कर रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में घुस रहा है। ये मैग्नेट क्या हो गया, बाहर। लेकिन मैग्नेट के अंदर में जो फील्ड लाइन होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, ठीक है। तो बाहर में मैग्नेट के अंदर, बाहर में, बाहरी चुंबक में उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। और मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जो होता है फील्ड लाइंस, क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, ठीक है। अगर कहीं पे फील्ड लाइंस नज़दीक नज़दीक होगा, मान लीजिए कोई एक मैग्नेट है, ये इसमें फील्ड लाइन है, ऐसे आपने फील्ड लाइन बनाया, ठीक है, तो ठीक है। और एक और मैग्नेट है जिसका फील्ड लाइन आपने ऐसे बनाया, ठीक है, दूर दूर। तो अगर जहाँ पे फील्ड लाइन नज़दीक नज़दीक होगा वहाँ पे फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मजबूत क्षेत्र होता है चुंबक वाला। और जहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कम होता है, ठीक है। इसलिए जब भी हम मैग्नेट बनाते हैं तो ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तब देखो कोई फील्ड लाइन है, नॉर्थ से जा रहा है साउथ में घुस रहा है, नॉर्थ से जा रहा है साउथ में घुस रहा है, नॉर्थ से जा रहा है साउथ में घुस रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो फील्ड लाइन दूर पे है, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो फील्ड लाइन नज़दीक है। तो जहाँ भी फील्ड लाइन नज़दीक नज़दीक होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेट में कहाँ पे स्ट्रांग होगा, पोल पे, पोल की तरफ। देखो पोल में भी आपको देखो फील्ड लाइन नज़दीक नज़दीक है, यहाँ भी नज़दीक नज़दीक है। तो जैसे जैसे आप पोल की तरफ मूव करोगे फील्ड लाइन जो होता है वो सिकुड़, मतलब सटता है, डेंस होता है, सघन होता है, और वहाँ पे फील्ड लाइन, स्ट्रांग फील्ड आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। इसलिए देखो फील्ड जो लाइंस होता है वो कहाँ से निकलेगा, जहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग कहाँ पे रहता है, पोल की तरफ, क्योंकि वहाँ फील्ड लाइन जो है वो आपका कहाँ रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा सघन होता है, डेंस होता है, ठीक है। फिर अगर अर्थ का मैग्नेटिज्म के बारे में हम देखेंगे तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा मैग्नेट के रूप में बिहेव करता है, ठीक है। और इसका पृथ्वी का जो रोटेशन एक्सिस है, कल हमने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया था, पृथ्वी जिस एक्सिस पे घूम रही है उसके 11 डिग्री दूर जब जाएंगे तो वहाँ पे भारत इंडिया का मतलब सॉरी वर्ल्ड का एक मैग्नेट मतलब अर्थ का एक जाइंट बार मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक अगर एलिमेंट देखेंगे तो एक होता है डेक्लिनेशन, ये चुंबकीय तत्व है, उसको हिंदी में बोलते हैं अवनति। एक इंक्लिनेशन या डिप होता है, झुकाव या नमन, और एक हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी होता है। ये क्या होता है, उतना काम का चीज़ नहीं है, बस मोटा मोटी याद कर लीजिए। डेक्लिनेशन क्या होता है, यह एक एंगल होता है जो ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में होता है। तो जी और एम के बीच में ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेक्लिनेशन। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में एंगल को बोलते हैं आई, ठीक है, इंक्लिनेशन। तो याद रहेगा, याद ही करना है इसको, उतना समझने का चीज़ नहीं है ये, ठीक है। बाकी डायग्राम इसका बना के समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ काम का भी वो नहीं है, ठीक है, उतना डिटेल में ईपीएफओ में नहीं पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है दोस्तों, ये मैग्नेट हमेशा नहीं होता है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तब ये मैग्नेट का काम करता है, ठीक है ना। जिसको माइकल फैराडे ने बोला था कि कोई भी अगर हमारा मतलब लोहा है, ठीक है, लोहा है या फिर जिससे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है कोबाल्ट से निकल से, उसके चारों तरफ अगर हम तार लपेट के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ एक हमारा फ्लक्स जनरेट होता है, और उस फ्लक्स के चेंज होने से आपको उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था माइकल फैराडे ने कि करंट कैरिंग वायर, जिस वायर में करंट ले जा रहा है और वो अगर किसी लोहा के चारों तरफ लपेटा हुआ है, तो वो जो लोहा का टुकड़ा है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण, विद्युत धारा उसमें फ्लो होने के कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में, विद्युत चुंबक के रूप में जो है वो बिहेव करता है, बन जाता है, ठीक है। उसको हम लोग सोलेनाइड बोलते हैं। वो जो टुकड़ा बन गया मैग्नेट, उसको सोलेनाइड, मतलब कोई लोहा का टुकड़ा है, उसके चारों तरफ जब इलेक्ट्रिक तार लपेट दिए हैं तो ये लोहा जो है वो सोलेनाइड बन जाता है, और इसमें सोलेनाइड कहलाता है। और उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो ये लोहा का टुकड़ा जो है, जो सोलेनाइड जिसको बोल रहे हैं हम, वो एक टेम्पररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में बिहेव करता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कितना मजबूत होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना उसमें जो लपेटा गया है ये तार कितने टर्न है। फिर करंट पे डिपेंड करेगा कितना इंटेंसिटी, कितना स्ट्रेंथ का करंट आप फ्लो कर रहे हैं, और कोर मटेरियल किस चीज़ का ये मटेरियल है, लोहा का है कि क्रोमियम का है, निकल का, उस पर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट होता है, अस्थायी मैग्नेट होता है। जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिक करंट आप बंद कर देंगे तो मैग्नेट जैसा बिहेव वो नहीं करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो क्रेन्स में है ना, चीज़ों को उठाने में, रिले में, घंटिया में, जो हमारा इलेक्ट्रिक जो बेल होता है वो, और इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। उसके बाद परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो आपका स्टील से या फिर अल्निको से, अल्निको का फुल फॉर्म क्या है, एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट। परमानेंट मैग्नेट उससे बनता है। परमानेंट मैग्नेट को आप लैब में भी बना सकते हो, या फिर ये नेचुरल रूप से प्रकृति अर्थ में भी मिलता है। ये स्ट्रांग होता है और इसमें जो मैग्नेटिज्म होता है वो लंबे, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट का यूज हम करते हैं कंपास में, स्पीकर में। कंपास मतलब जिसे हम डायरेक्शन देखते हैं, दिशा सूचक यंत्र, स्पीकर में या इलेक्ट्रिक मीटर में किया जाता है। अगर मैग्नेटिक मटेरियल देखेंगे तो अलग अलग टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल होता है। एक को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, ठीक है, मतलब कोई भी आयरन को ये स्ट्रांग रूप से अट्रैक्ट करता है, और ये बना होता है आयरन का, कोबाल्ट का या निकल का। एक होता है पैरामैग्नेटिक, ये किसी चीज़ को बहुत कमज़ोर रूप से अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये बना होता है एल्युमिनियम का या प्लेटिनम का। फिर एक होता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या करेगा, यह कोई चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि उसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये जो है कॉपर, फिर ये बिस्मथ और ये जिंक, वो सब का ये बना होता है, ठीक है।
अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। फैराडे ने बोला था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके कारण हमारा वोल्टेज जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। एक लेंज लॉ बोलता है, लेंज लॉ बोलता है कि कोई भी करंट अगर कहीं पे इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वो उसका वो अपोज करता है। मतलब किसी भी चीज़ के कारण अगर इलेक्ट्रिक करंट कहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो उसको प्रोड्यूस किया है उसी को वो अपोज करता है, विरोध करता है। उसी को लेंज लॉ बोलते हैं। तो लेंज का नियम बोलता है प्रेरित धारा उसे उत्पन्न करने वाली परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज होता है आपका जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में और इंडक्शन कुकर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रांसफार्मर का बात करेंगे तो ऑलरेडी हमने देखा था ट्रांसफार्मर क्या करता है दोस्तों, वोल्टेज को ऊपर या नीचे करता है। अगर ऊपर करेगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, अगर कम कर देगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत प्रिंसिपल पे काम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा देता है, ठीक है। और ये आपका ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी के साथ ही काम करता है, ठीक है। एसी के साथ ही ट्रांसफार्मर हमारा काम करता है और ये पावर ट्रांसमिशन में, विद्युत संचरण में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर एसी डीसी दोनों में काम करेगा। एसी मोटर डीसी मोटर भी होता है, आप जानते हैं। मोटर क्या करता है, इसमें आप बिजली प्रोड्यूस करेंगे तो ये मैकेनिकल एनर्जी देगा। जैसे हम पंखा चला रहे हैं तो पंखा में बिजली दिया तो मोटर घूमा, मोटर से पंखा हवा लग रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर उल्टा करता है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, कौन, इलेक्ट्रिक मोटर। और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। याद रहेगा दोनों में कि मोटर का प्रिंसिपल क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट हम कहीं फ्लो करेंगे तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ये हो गया मोटर। जनरेटर क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। फिर अभी तक हमने जो पढ़ा उससे ये कुछ क्वेश्चन है, आप कोशिश करिएगा, आराम से बन जाएगा। हम नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक है। तो देखो जो प्रतिरोधक होते हैं उसको दो तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। जो प्रतिरोधक मतलब रजिस्टर, जैसे एक प्रतिरोधक ये हुआ, इसका रेजिस्टेंस है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3, ठीक है। इसको फिर हम लोगों ने बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, और इससे I करंट हमने भेजा, I विद्युत धारा हमने भेजा, ठीक है। तो I धारा हमने भेजा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। जब एक लाइन में जोड़ते हैं तो, और इसमें क्या होता है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो है अलग अलग होता है, ठीक है। तो V1 के R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, R2 में V2 होगा और R3 में क्या हो जाएगा, V3, ठीक है। अब देखो यहाँ से मान लो V वोल्टेज इसका था तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, ठीक है। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। और V को हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू I इंटू, और R बराबर यहाँ पे टोटल R इक्विवेलेंट ले सकते हैं। यहाँ पे I इंटू R इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। और करंट तो सबका वही है, तो V1 बराबर क्या होगा, I1 इंटू R1 प्लस V2 बराबर क्या होगा, I2 इंटू R2 प्लस V3 बराबर क्या होगा, I3 इंटू R3। और देखो जो I1 क्या है, करंट है R1 के पास, I2 क्या है, R2 में जो करंट गया, I3 क्या है, जो R3 में करंट गया। लेकिन करंट जो है सीरीज में देखो सब में I जा रहा है कि नहीं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I होगा। तो I हो गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ पे क्या होगा, I इंटू R इक्वेलेंट। तो उसके बाद I इंटू R इक्वेलेंट बराबर I कॉमन हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I और I कट जाएगा। तो R इक्वेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग सीरीज में रजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, टोटल जो रेजिस्टेंस आता है वो कितना होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जोड़, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 जितना भी होगा, ठीक है। और वहीं अगर और करंट क्या हो गया, करंट हमने देखा कि सेम हो गया। सीरीज में जो करंट होता है रजिस्टर के अक्रॉस वो क्या होता है, सेम, और वोल्टेज देखो अलग था। तो सीरीज में क्या होता है, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, करंट सेम होता है विद्युत धारा, और वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है V1 V2 V3 V4 V5 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और वहीं अगर पैरेलल में देखेंगे तो पैरेलल में एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है,
और एक रजिस्टर ये है, ये हुआ R1, ये हुआ R2, ये हुआ R3। इन तीनों को हम लोगों ने बैटरी से जोड़ दिया। ये हुआ V, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इधर से करंट गया। तो जो भी करंट गया देखो 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, ये I1 और ये I2, ठीक है, ये I2 में, और इसमें करंट जो गया वो I3। और तीनों में वोल्टेज देखो सेम है। ये वाला रजिस्टर भी इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, ठीक है, और इधर से इधर जुड़ा हुआ है। ये रजिस्टर भी देखो, ये वाला भी इधर से करके डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इधर से करके डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और फर्स्ट रजिस्टेंस भी डायरेक्ट जो है आपका बैटरी से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। तो वोल्टेज जो है वो सेम है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड हो गया I1 I2 I3 में। तो I बराबर कितना हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया कि नहीं। जो करंट था वो I1 I2 I3 में बट गया। और हम क्या पढ़े हैं कि V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। I बराबर क्या होगा, V बाई R इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, V बाई R1, V1 बाई R1 होना चाहिए, लेकिन V जो वोल्टेज है वो R1 R2 R3 में एक है। तो V1 बाई R1 बोल किया, V बाई R1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R2 या V2 बाई R2। V2 और सब V1 V3 सब बराबर है, और ये हो जाएगा V बाई R3। तो यहाँ से V कॉमन लेंगे तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1, V कॉमन होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो V से V कट जाएगा, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो पैरेलल में समानांतर संयोजन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। वोल्टेज सेम होता है और धारा जो होता है, करंट जो होता है वो डिवाइड होता है। इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोधकों का संयोजन दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड एमसीबी। इलेक्ट्रिक फ्यूज आपको पता है एक वायर होता है इसमें जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बहुत कम होता है। जब भी इसमें हाई करंट जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, तो चूँकि ये मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो जब ये हाई करंट जाएगा इसका अपना हीट होगा तो वो मेल्ट कर जाएगा और फ्यूज हमारा उड़ जाएगा, और बाकी का हमारा जो डिवाइस कनेक्टेड है, फ्रिज है, एसी है, ठीक है, वो सब बच जाएगा, ठीक है। हाई करंट जब भी जाएगा कोई सर्किट में तो सर्किट फ्यूज लगा हुआ है तो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कम होता है। जब इसमें हाई करंट जाता है तो उससे हमारा सर्किट जो है वो बच जाता है और डिवाइस टूटने से, उड़ने से बच जाता है। जो फ्यूज बना होता है वो होता है लीड और टीन का शीशा और टीन का मिश्र धातु एलॉय से बना होता है। एक होता है एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की, याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ सकता है। एमसीबी का फुल फॉर्म है एम से मिनिएचर, सी से सर्किट बोर्ड। ये फ्यूज में क्या होता है, बार बार तार अगर उड़ गया तो बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा। एमसीबी में बार बार आपको चेंज करना नहीं पड़ता है, ठीक है। ये रीयूजेबल होता है, बार बार इसको उपयोग कर सकते हो बिना चेंज किए, ठीक है। उसके बाद है हाउस होल्ड सर्किट। तो हाउस होल्ड में जो हमारे घर में बिजली सप्लाई होता है वो 220 टू 230 वोल्ट होता है, 50 हर्ट्ज जिसका फ्रीक्वेंसी होता है। वायर जो है 3 तरह का होता है, एक लाल वायर जो होता है रेड कलर का, उसको लाइव वायर बोल सकते हैं, ठीक है। और जो न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक या ब्लू कलर का होगा आपका, ठीक है। और एक अर्थ वायर होता है जिसको अर्थिंग करते हैं, वो ग्रीन कलर का होता है, ये याद रखिएगा। 3 पिन प्लग होता है, 3 उसमें छेद होता है। तो जो ऊपर वाला ये छेद होता है ये मोटा होता है और ये सेफ्टी के लिए होता है, अर्थिंग किया होता है इसमें। और एक में गर्म वायर जाता है और एक में ठंडा जाता है, ठीक है। अगर हम सेफ्टी मेजर देखेंगे तो हम लोग अपना इलेक्ट्रिक, हमारा सामान उमान ना उड़े, हम लोग को करंट उरेंट ना लगे, तो उसके लिए जो है अर्थिंग हम लोग यूज़ करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक शॉक जो बिजली के झटके से बचा जा सके। हम लोग सर्किट ब्रेकर भी यूज़ करते हैं, एमसीबी या आरसीसीबी, ठीक है, जो आपका मॉडर्न वायरिंग में यूज होता है, ठीक है। फिर अप्लायंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। हमारे घर में जो बिजली का सभी इक्विपमेंट कनेक्टेड है वो सीरीज में नहीं होता है, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में क्या होगा, एक अगर उड़ेगा तो यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। लेकिन पैरेलल में अगर हम कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो अगर यहाँ सबको वोल्टेज भी मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो अगर ये हमारा उड़ेगा फिर भी ये जो है डायरेक्ट जो हमारा कनेक्टेड है तो ये चलेगा, ये भी जो है डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसीलिए हम लोग जो यूज करते हैं, बिजली को कनेक्ट करते हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं करते हैं, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को हमारे घर में जो वायरिंग होता है वो पैरेलल में होता है, समानांतर में होता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। इससे क्या होगा, हर को सेम वोल्टेज आपको मिलता है। फिर है इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल और बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो एक होता है प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, ये ड्राई सेल होता है, इसको बार बार आप चार्ज, मतलब इसको रिचार्ज आप नहीं कर सकते। जिससे जो हमारे टॉर्च में यूज होता है, जो घड़ी में यूज होता है, उसको प्राइमरी सेल बोलते हैं। इसको रिचार्ज जो है
भरण नहीं कर सकते हो। ये शुष्क सेल होता है, ड्राई सेल होता है। एक सेकेंडरी सेल होता है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो, जैसे लीड एसिड बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सब में यूज होता है। इन्वर्टर ये सब का बैटरी वो सेकेंडरी सेल है जो बार बार आप इसको चार्ज कर सकते हो। इसका अपनी बैटरी और सेल का देखो, बैटरी क्या होता है, जब बहुत सारा सेल को हम जोड़ देते हैं, ऐसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ठीक है, तो जब सबको हम जोड़ देंगे तो एक बैटरी बनता है। अब जोड़ा कैसे जाता है सेल को, सीरीज में। तो जब बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो बैटरी बन जाता है एक, ठीक है ना। और सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं। और एप्लीकेशन क्या है, बैटरी और सेल का सिंपल है, टॉर्च में, मोबाइल में, इन्वर्टर ये सब में यूज होता है। फिर अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की तरफ, एसी करंट की तरफ। तो एसी करंट जो होता है वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पीरियोडिकली समय समय पर परिमाण और दिशा बदलते रहता है, ठीक है। इसको लिए हम लोग का एक फार्मूला होता है, ठीक है, I = I0 sin ओमेगा टी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एसी फार्मूला में जो करंट जाता है उसका फार्मूला था I0 × sin ओमेगा टी, और वोल्टेज का होता है V0 × sin ओमेगा टी। यहाँ पे I0 और जो V0 है वो पिक करंट या वोल्टेज है। I0 और V0 क्या है, शिखर धारा और वोल्टेज है। और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोण आवृत्ति है। और यहाँ पे जो टी लिखा हुआ है वो टाइम है। तो इस तरह से I = I0 × sin ओमेगा टी, V = V0 × sin ओमेगा टी, ठीक है। डीसी जो होता है उसका कांस्टेंट करंट होता है, वो बैटरी ये सब में यूज होता है। इसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ये सब चेंज नहीं करता है। इंडिया में जो डोमेस्टिक सप्लाई होता है 220 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का होता है, और एसी करंट होता है, ठीक है, घरेलू जो आपको बिजली घर में पहुंचता है। अगर हम एसी का बेनिफिट देखेंगे तो एसी को लंबे दूरी के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग एसी करंट को कर सकते हैं, और उसके लिए हानि जो होगा बहुत कम होगा इसका। ट्रांसफार्मर को आसानी, इसके ये एसी करंट को ट्रांसफार्मर के द्वारा आसानी से उसका वोल्टेज बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये सस्ता होता है और सुरक्षित होता है, सेफ एंड वो चीपर, ठीक है। फिर हम देखते हैं आरएमएस। आरएमएस का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर करंट बराबर होता है, जो आपने आई देखा ना, I0 क्या होगा, पिक करंट, तो I0/√2 बराबर होता है IRMS। ये फुल फार्मूला बस याद रखेंगे। और VRMS मतलब वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर बराबर क्या होता है, V0/√2। इंडिया में 230 वोल्ट जो हमारा बोलते हैं वो RMS का वैल्यू होता है, ठीक है। 220 या 230 वो किसका क्या है, वो RMS है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर है, ठीक है। वो पिक वैल्यू नहीं है, वो क्या है, रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू है, जो हमारा I0 के /√2 होता है, ठीक है। उसके बाद हम एसी जनरेटर देखते हैं। तो एसी जो जनरेटर होता है वो सिंपल है, मैकेनिकल एनर्जी आपने उसको दिया, हाथ से चलाए, और फिर वो एसी इलेक्ट्रिसिटी आपको दिया। फिर ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इसमें अलग अलग, इसके जनरेटर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं कॉइल, कुंडली, मैग्नेट भी होता है इसमें, स्लिप रिंग्स होता है, और इसमें ब्रशेस भी होते हैं। और पावर प्लांट में एसी जनरेटर का यूज़ किया जाता है बिजली को जनरेट करने के लिए। फिर एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ये दो टाइप का होता है, एक स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टेप अप क्या कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है, करंट को कम कर रहा है। और स्टेप डाउन क्या कर रहा है, वोल्टेज को डाउन कर रहा है, मतलब कम कर रहा है, और करंट को बढ़ा रहा है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसी पे ही काम करता है, सिर्फ एसी करंट पे ही ट्रांसफार्मर काम करेगा। और एप्लीकेशन क्या है ट्रांसफार्मर का, बिजली को ट्रांसमिट करने में, संचरण में, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी ट्रांसफार्मर का यूज होता है। उसके बाद है ईडी करंट। इसको एडी नहीं बोलेंगे, ईडी बोलेंगे। तो ईडी करंट क्या होता है दोस्तों, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज होता है, तो मैग्नेटिक हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिक फील्ड में, आप मैग्नेटिक को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज होता है तो कंडक्टर में जो हमारा सुचालक होता है उसमें कुछ समय के लिए कुछ सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है, परिसंचारी धाराएं फ्लो होती है, उसी को ईडी करंट बोलते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ये हमेशा फ्लो नहीं होगा। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आपका सर्कुलेटरी करंट उसमें फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, उसी को एडी करंट बोलते हैं। ये आपका सर्किट भी, इलेक्ट्रिक ब्रेकर में, स्पीडोमीटर में, एनर्जी मीटर में, और इंडक्शन फर्नेस में, प्रेरण भट्टी, विद्युत ब्रेक, स्पीडोमीटर, ऊर्जा मीटर में ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑलरेडी हमने बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, मैक्सवेल इसको बताए थे और हर्ट ने इसको कन्फर्म किया था। और इसका जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है वैक्यूम में, ठीक है। इसके लिए मीडियम नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल आप याद रखेंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा, अल्ट्रा, ठीक है, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। फिर अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम का बात करेंगे
तो ये हमने आपको कल बता दिया था, एक बार आप उसको रीड कर लीजिए कि रेडियो वेव्स का यूज एएम में, एफएम ब्रॉडकास्टिंग में होता है, माइक्रोवेव का सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन में, इंफ्रारेड का रिमोट कंट्रोल नाइट विजन में, ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट और टेलीफोन में, और सैटेलाइट के लिए हम लोग जीपीएस और वेदर टीवी में यूज करते हैं सैटेलाइट, ये सब। ठीक है। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखेंगे तो हमारे पास मोबाइल टेक्नोलॉजी है, 2G 3G 4G 5G, ब्लूटूथ और वाईफाई है। इसके लिए शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, लघु दूरी वायरलेस संचार के लिए ब्लूटूथ और वाईफाई यूज करते हैं। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, संचार नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। और नाविक भारत का है इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली। ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी से ही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक। उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का आज हम लोग एक कानून पढ़ेंगे जिसका नाम है जीरोथ लॉ। थर्मोडायनेमिक्स 2 वर्ड से बना हुआ है। थर्म मतलब हीट होता है और डायनेमिक्स मतलब गति होता है। तो जब हम लोग ऊष्मा की गति के बारे में पढ़ते हैं कि ऊष्मा कैसे जो है ट्रैवल कर रहा है, वो सारा चीज़, उसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं हीट के बारे में, हम लोग वर्क के बारे में और एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक से दूसरे फॉर्म में, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जो भी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्स का एक पार्ट होता है, और जिस यूनिवर्स का एक पार्ट के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, उसको सिस्टम बोलते हैं। तो एक सिस्टम हो गया जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और उसके अगल बगल की चीज़ों को हम बोलेंगे सराउंडिंग। ठीक है। तो आसपास का वातावरण हो गया और एक प्रणाली हो गया। ठीक है। और बाउंड्री क्या हो गया, तो जो सिस्टम हमारा है और अगल बगल जो सराउंडिंग है उसको जो अलग कर रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं बाउंड्री, सीमा। ठीक है। तो जो हमारा सिस्टम होता है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो 3 टाइप का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, खुला, जिसमें मैटर और एनर्जी, बाहर से मैटर अंदर जा सकता है, अंदर से मैटर बाहर जा सकता है, बाहर से एनर्जी अंदर आ सकता है, अंदर का एनर्जी बाहर जा सकता है। उसको हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे मैटर और एनर्जी जो होता है उसका एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। एक होता है क्लोज सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज होगा अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। जो मैटर होगा, जो पदार्थ होगा, वो एक्सचेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम, याद रखिएगा। और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है, ना तो उसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है और ना ही उसमें मैटर, पदार्थ एक्सचेंज होता है। ठीक है। तो आपको ये पूरा अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ओपन सिस्टम में दोनों होगा, क्लोज सिस्टम में एक होगा सिर्फ आपका एनर्जी, और आइसोलेटेड में कुछ नहीं होगा। आइसोलेटेड मतलब वो पृथक है ही नहीं, मतलब अलग है पूरा, उसमें कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या बोलता है। तो ये बोलता है कि मान लीजिए 2 सिस्टम है जिसके बारे में हम स्टडी करने हैं, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तीसरे के साथ, देन दे आर इन द इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है। मतलब 2 सिस्टम है, ए है, बी है, ठीक है, और एक सिस्टम सी है। अगर ए जो है इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, थर्मल इक्विलिब्रियम है मतलब तापीय रूप से संतुलन में है सी के साथ, और बी जो है वो अभी आपका सी के साथ है, तो ए, बी और सी तीनों जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है। और इसी के आधार पे हम जो टेम्परेचर किसी चीज़ का मेजर करते हैं वो आपका थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ के अनुसार ही करते हैं। ठीक है। क्लियर। तो समझ में आ गया। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर 3 सिस्टम हमारे पास है, उसमें से 2 सिस्टम तीसरे के साथ आपका इक्विलिब्रियम में है, तो तीनों जो है आपस में इक्विलिब्रियम में होगा, और इसी के आधार पे हम लोग टेम्परेचर में किसी चीज़ का मेजर करते हैं। फिर दूसरा लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है। वो ये बोलता है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, ना तो एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, बस इसका हम लोग रूप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बोलता है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ को आपने एनर्जी दिया, कोई भी चीज़ को हीट किया, तो आपने एनर्जी दिया इसको क्यू जो आपने हीट इसको सप्लाई किया, तो इसके द्वारा कुछ जो है इसका आपका इंटरनल जो एनर्जी होगा, इसका कुछ हीट करेगा तो इसका इंटरनल एनर्जी, आंतरिक जो ऊष्मा होगा वो चेंज होगा, और उसके बाद कुछ इसका कुछ वो काम करेगा। तो जो भी आप हीट दे रहे हो उस हीट के द्वारा इसका इंटरनल जो हमारा एनर्जी है वो चेंज होगा और कुछ ये काम करेगा। ठीक है। तो Q बराबर क्या होगा, जो ये काम कर रहा है, ठीक है, प्लस इसका जो इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ, तो Q जो आप हीट दे रहे हो बराबर हो जाएगा डेल्टा U मतलब हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको इंट्रोपी भी बोलते हैं, इंट्रोपी। ठीक। और W क्या हो गया, वर्क डन। समझ में आया। तो जो भी आप एनर्जी दे रहे हो वो वर्क डन में जा रहा है कुछ करने में, और इसका एनर्जी चेंज हो रहा है। ठीक है। क्लियर। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बोलता है अब डेल्टा U मतलब चेंज इन इंट्रोपी। अगर एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसको अगर हम इधर अलग करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q माइनस W, जो भी हीट ये एब्जॉर्ब किया
और W जो काम किया, दोनों को डिफरेंस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, चेंज इन एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम ये बोलता है कि एनर्जी को हम अलग से क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, बस अंदर से ही उसका रूप जो है, फॉर्म जो है चेंज हो रहा है। ये ना तो बन रहा है ना तो बिगड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद ये हो गया है ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। ठीक है, कल जो है हम लोग बाकी चीज़ को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और कल ही कोशिश करेंगे कि जो हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन आपके लिए है, ठीक है, केमिस्ट्री का, वो भी आपके लिए स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, और ये जो हमारा आ रहा है सैटरडे संडे, ठीक है, इस दिन तक आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा ईपीएफओ का, अब ज़्यादा कुछ बचा हुआ है नहीं। और फिर मंडे से जो है आपके लिए डेली 1.5 घंटे का क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। डेली कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन या 70-80 क्वेश्चन हम डेली करेंगे सॉल्व आपके लिए। ठीक है, और हमारा टारगेट है कि एग्ज़ाम के तक, मतलब 20 नवंबर तक आपको कम से कम 3000 क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छा से दे दिया जाए, जिससे पूरा आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हम लोग जो है 21 आपका जो है सितंबर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तब तक हम लोग पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ के जो चीज़ छोटा उठा है। फिर 21 सितंबर से डेली हम लोग 100 क्वेश्चन के आसपास मोटा मोटी करेंगे, 75 to 100 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, तो चलिए, और पूरा सब चीज़ फ्री होगा PDF के साथ जीरो IAS चैनल पे। कहीं भी आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ को कम्प्रिहेंसिव तरीक़ा से ख़त्म करवाया जाएगा। हर सब्जेक्ट को, चाहे करंट अफेयर हो, स्टैटिक्स पोर्सन, अकाउंटिंग हो, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है ना, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, कंप्यूटर, ठीक है, साइंस, सारा चीज़। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं 11 बजे, जिसमें हम लोग फिजिक्स को पूरा कंप्लीट करके और केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिए, और लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।